हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन। मैं डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी सेट या फिर स्लेट या बोल सकते हो कि नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हर पॉइंट को ध्यान सुने, क्योंकि दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो कि मेरा यूजीसी नेट और आईसीआर नेट दोनों क्वालिफाई है, तो उस दौरान जो है जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है और जिन पॉइंट को मैंने इम्प्रूव किया उसके कारण जो है क्वालिफाई हो पाया। तो दोस्तों, उन सारे पॉइंट को जो है ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें जो है और हर पॉइंट को ध्यान से सुने। दोस्तों, शायद जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो है भले स्किप करके लेकिन लास्ट तक जो है आप वीडियो को देखें, जिससे कि आपको हर पॉइंट के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम यदि जो है सेट या नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं और चाहते हैं कि क्वालिफाई करना ही करना है, तो दोस्तों कुछ आपको जो है पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है थोड़ा सा टाइम जो है इस एग्ज़ाम के लिए देना चाहिए। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में चाहते हैं कि एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर लें। दोस्तों, हो सकता है कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, आउटस्टैंडिंग टाइप का हो सकता है कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ या फिर विद इन 1 या 2 मंथ में वो क्लियर कर ले, या फिर हो सकता है कि वो मास्टर डिग्री के दौरान जो है वो काफ़ी अच्छे से सिलेबस को कवर किया है, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम में जेआरएफ हो जाए। तो उन आउटस्टैंडिंग लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर जो लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नेट की प्रिपरेशन या फिर सेट की प्रिपरेशन करने के दौरान जो है, या उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि आप जो है सफिशिएंट टाइम थोड़ा सा दो, मतलब 6 मंथ का एटलीस्ट जो है टाइम दो पूरा, जिससे कि आप सिलेबस को कवर कर सको। क्योंकि मिनिमम आप जो है यदि आप 10 घंटे 11 घंटे भी, यदि आप मतलब 10 11 घंटे भी आप पढ़ते हो पर डे, तब जाके आप किसी तरह से जो है अपना पूरा सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो दोस्तों, ये टाइम चूँकि 6 मंथ मैंने बहुत कम लिया है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लग ही जाएगा। फिर दूसरी जो बात है कि डोंट बी टू हैस्टी। ठीक है, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना करो। वही जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए मेंटली प्रिपेयर रहो, देन आप जो है प्रिपरेशन करो इस एग्ज़ाम को। जो थर्ड पॉइंट है कि आपने यदि डिसाइड कर लिया है कि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों एकदम ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मतलब कोई भी कंडीशन आए आप छोड़ोगे नहीं एग्ज़ाम को। फिर जो फोर्थ जो पॉइंट है कि आप हमेशा जो है आत्मविश्वास अपना बनाए रखो। चाहे बीच बीच में ऐसा होगा लगेगा कि कैसे हम मतलब तैयारी करें या फिर ये एग्ज़ाम हमसे क्रैक नहीं हो पाएगा। बहुत बार जो है निगेटिव थॉट्स आते हैं अपने माइंड में, लेकिन आपका यदि पहले से विजन क्लियर है कि आपको जो है हायर एजुकेशन में जाना है, बोल सकते हो कि आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या बोल सकते हो रिसर्च में ही जाना है, तो उस केस में आपके लिए ये ज़रूरी है ही। तो आपको क्वालिफाई करना है यदि, तो बिल्कुल जो है आप एकदम ये कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ होगा, और अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग आपको निगेटिव कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत विशेष असर आपके ऊपर ना पड़े। सुनो सबकी जो है, लेकिन करो अपने मन की। ठीक है, क्योंकि आपको करना है, क्वालिफाई करना है एग्जाम को। देन जो फिफ्थ पॉइंट है कि वॉट एवर हैपन्स डू नॉट लीव द प्रिपरेशन। वही चीज़ जो कि मतलब आप कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन आपने यदि डिसाइड कर लिया कि आपको करना है तो करना है। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो ही जाए। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हो पाता है तो दोस्तों आप प्रिपरेशन को ब्रेक मत करो। आप प्रिपरेशन करते रहो, साथ में भले आप कुछ करना चाहते हो अपना कोर्स कोई, उसके बाद मतलब कोर्स भी करते रहो मास्टर डिग्री के बाद, लेकिन आपको यदि हायर एजुकेशन में ही जाना है तो आप इसकी प्रिपरेशन भी करते रहो, हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, देन अब हम लोग आते हैं कि आखिर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो पहला जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलेक्ट द सिलेबस ऑफ द बोथ पेपर्स। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका होता है, इसमें जैसा कि आपको पता है कि आप यदि सेट या स्लेट का एग्ज़ाम देते हो या नेट यूजीसी नेट की यदि बात करें हम लोग उसका एग्ज़ाम देते हो, तो उस केस में आपको जो है ये फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेट का मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं जिनको, उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सेट मतलब एसईटी मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या दूसरा जो है एसएलईटी मतलब स्लेट। ठीक है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है, जो कि
एक पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। यदि आप जो है उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हो तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, वहाँ के कॉलेजेस में या फिर वहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। और दोस्तों स्टेट से रिलेटेड ऑलरेडी जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका है, तो उसको आप चाहें तो वहाँ से डिटेल में जो है देख सकते हैं। और दोस्तों नेट सेट से रिलेटेड जो प्रिपरेशन के लिए और भी जो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, उसको कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूँ, जिससे कि आप चाहो तो इस वीडियो को, उन वीडियोज़ को भी देख सको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है, और नेट का मतलब सबको पता होगा, नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप क्वालिफाई करते हो तो ऑल इंडिया में कहीं भी जो है यदि वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में आती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब नेट से आप ऑल इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जबकि सेट के केस में केवल उसी पर्टिकुलर स्टेट का जहाँ का आपका सेट होता है वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जो पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। ठीक है, मतलब जो सिलेबस आपका है, जो फर्स्ट पेपर या फिर जो सेकंड पेपर है, दोनों के पेपर का सिलेबस आप सबसे पहले देखो कि सिलेबस क्या है, उसको एक बार थॉरोली स्टडी करो। ठीक है, और उसके बाद जो है जो दूसरा इसमें दूसरा जो पॉइंट है दिया हुआ है, सेलेक्ट द टॉपिक्स। ठीक है, मतलब टॉपिक्स आप सेलेक्ट करो कि कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, कौन से ईजी लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो जो इजी टॉपिक होते हैं, कभी भी कोशिश करना चाहिए यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो इजी टॉपिक हैं उनको पहले आप उठाओ, उनको आप पढ़ना शुरू करो। एक बार जब पढ़ना शुरू करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बनता जाता है और आपको चीज़ें जब समझ में आती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है थोड़ा सा बूस्टअप होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उससे जो है आप फिर उसके बाद जब थोड़ा हार्ड टॉपिक भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरह से आप जो है आगे बढ़ो। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, कलेक्ट द स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, अब जो है दोस्तों जो आपने सिलेबस आपने देख लिया कि हाँ क्या आपके सिलेबस में है, अब उसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए जो है अब जो है स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट करना स्टार्ट करो। इसमें जो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसा कि दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल्स एज पर सिलेबस ऑफ द पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट सेकंड पेपर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं। अब वो स्टडी मटेरियल्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बुक्स आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बुक्स में दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल ना मिल पाए, आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन आपको जो है आजकल अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप परचेज कर लो। या फिर आपको कोई बुक आसपास में कोई फ्रेंड के पास यदि वो बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फर्स्ट पेपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट बुक जो आपको पता चली हो, तो उसको आप चाहते हो तो दोस्तों उन लोगों से चाहो तो फोटोकॉपी भी करा सकते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको वो बुक नहीं मिल पा रही हो, तो उस केस में आप फोटोकॉपी भी चाहो तो करा सकते हो। फिर जो दूसरा इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया है, स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से भी जो है आप स्टडी मटेरियल्स सर्च कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट आपको जो है टॉपिक लगते हैं, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सारा जो है पहले मैटर सर्च कर लो। ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह से भी आप सर्च कर सकते हो। और दोस्तों कोशिश करो, न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट जो है कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं, जो आप मतलब अपडेट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको आप जो है नोट डाउन करते रहो। और इस तरह से कोशिश करो कि आप अपना खुद का जो है आप नोट्स एक रेडी करो। दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो सबसे पॉइंट है कि कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर या बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जैसे सेट के लिए या फिर नेट के लिए, जो आप देखोगे कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हो पेपर्स को, जाकर के वहाँ की साइट्स जो भी नेट की साइट से या फिर सेट की यदि बात करें तो उस स्टेट के जो सेट या स्लेट की जो साइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आप देख सकते हो, कलेक्ट द ओल्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, और उस या फिर जो है इसके लिए अलग से जो है बुक्स भी आती हैं। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उनका जो है आंसर सहित जो है बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको भी आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अब जो है वो जो आप क्वेश्चन पेपर जब आप पा गए तो उसको कोशिश करो सॉल्व करने की। पहले आप ऐसे एक बार सॉल्व करके देखो कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे सपोज करो प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन जो है दी फर्स्ट पेपर की बात करें तो 50 क्वेश्चन है, उसमें से हो सकता है कि आप 15 क्वेश्चन ही कर पाए, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि 15 क्वेश्चन मैंने खुद से कर लिया। अब आपको 35 जो क्वेश्चन है, जो कि लग रहा है कि इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है स्टडी मटेरियल्स आप पढ़ना शुरू करो डिटेल में जो है। ठीक है,
तो ये एक तरीका होता है। वैसे जो है सेकंड पेपर में भी आप देखो, सेकंड पेपर का भी आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स जो हैं जो मतलब हमें उतने नहीं आते या फिर हार्ड लगते हैं, ठीक है। और जो इजी क्वेश्चंस होंगे, जैसे 100 क्वेश्चन सपोज करो हैं सेकंड पेपर में यदि, तो उसको आप सॉल्व कर रहे हो सकता है कि आप उसमें से 35 क्वेश्चन आपने कर लिया, 65 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उन 65 क्वेश्चन के लिए अब आपको जो है ट्राई करना है। बाकी ऐसा नहीं कि 35 क्वेश्चन जो आपने इस बार जो पूछा है जिस टॉपिक से, वो आपने कर लिया तो हमेशा आप कर लोगे। तो दोस्तों सारा ही जो भी पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चंस, तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थॉरली जो है स्टडी करो। फिर उसके बाद दोस्तों जो इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट दिया हुआ है कि जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसके जो ऑप्शंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब उसमें जो है क्वेश्चन का सपोज करो एक जो ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक ऑप्शन उसका सही है, ठीक है। अब बाकी 3 ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं जाता है। तो आपको जो है उन तीनों ऑप्शन को भी जो है एक एक टॉपिक, मतलब जैसे सपोज करो कोई भी टॉपिक है, तो उन टॉपिक को जो है आपको अच्छे से डिटेल में जो है मैटर सर्च करना चाहिए और उसको भी पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वहीं से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो इसलिए सारे ऑप्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप किसी क्वेश्चन का एक आपने ऑप्शन देखा ये आंसर सही है, वहाँ पे आपने बस रट मतलब याद कर लिया उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो इस तरह से दोस्तों प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, तो उसका भी ध्यान दें आप जो है। फिर उसके बाद जो है जो फोर्थ पॉइंट है, थॉरो स्टडी अबाउट ईच ऑप्शन, वही जो मैंने अभी बताया। फिर जो फिफ्थ जो इसमें पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट दिया हुआ है कि शॉर्टलिस्ट द टॉपिक एंड क्वेश्चंस विच ऑलवेज रिपीट इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मतलब वैसे क्वेश्चन और टॉपिक को आप शॉर्टलिस्ट कर लो जो कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। तो उन जो है टॉपिक को आप सिलेबस पे जा करके उनको हाईलाइट कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो दोस्तों उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से जो है पढ़ो, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डिटेल में उसका स्टडी करो, और चाहो तो अपना खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थॉरो स्टडी ऑफ ऑल द स्टडी मटेरियल्स। अब थॉरो स्टडी जो है, जो आपने अभी तक तो स्टडी मटेरियल्स को आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, चाहे वो बुक्स की बात हो या फिर इंटरनेट से आपने मटेरियल सर्च किया या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की बात करें हम लोग, ये सारा कुछ मैटर आपने कलेक्ट कर लिया। अब उसको पढ़ना आपको कैसे है, तो पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, कवर योर कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट, ठीक है। मतलब आपका जो सिलेबस है उसको जो है सबसे पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आप अच्छे से उसको पढ़ डालो अच्छे ढंग से, ठीक है। देन जो सेकंड पॉइंट है, हाईलाइट एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइंस ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। मतलब जो आप स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रहे हो तो उसके दौरान दोस्तों उस पर जो है आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ठीक है। उन उन हर इंपॉर्टेंट लाइन को जो है आप अंडरलाइन करते जाओ या फिर हाईलाइट करते जाओ, जिससे कि आप जब रिवाइज करोगे रिवीजन के टाइम पे वो काफ़ी जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, यू कैन राइट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट ETC फॉर योर कन्वीनियंस ऑन स्टडी मटेरियल्स विच में हेल्प यू ड्यूरिंग रिवीजन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। मतलब वही चीज़ कि जैसे आप जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको लग रही है, कोई आपने टॉपिक पढ़ा और उसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, बहुत बार होता है जैसे एक पेज आप पूरा पढ़ते हो और ऐसा नहीं कि वो पूरा पेज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको हो सकता है कि पूरे पेज में यदि 30 लाइन सपोज करो है तो उसमें से केवल आपकी जो है 4 ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन इंपॉर्टेंट लाइन को आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो या फिर वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, जिससे कि जब आप रिवाइज करोगे तो उस टाइम पे चूंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आप सपोज करो एग्जाम आपका जो है नेक्स्ट मंथ है, आपको केवल 20 दिन का टाइम है, 20 दिन में आपको रिवाइज करना है। तो दोस्तों उस 20 दिन में अब जो फर्स्ट पेज पे जैसे आपने देखा कि पूरे 4 ही लाइन केवल जो पूरे पेज पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिवीजन के टाइम पे बस 4 ही लाइन वो पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा बुक फिर से जो है पढ़ो। तो इस तरह से आप कुछ जो है स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो इसमें फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है कि यू कैन नोट इंपॉर्टेंट लाइंस ऑन अ डायरी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक।
मतलब हर टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है, जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लग रहे हैं, उनको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है। इस तरह से दोस्तों जो ये तो फोर्थ पॉइंट हो गया। अब जो है फिफ्थ पॉइंट की यदि बात करें हम लोग, रिवीजन ऑफ द स्टडी मटेरियल्स, ठीक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, ये होता है कि आप पूरा आपने अभी तक जो पढ़ाई किया, लास्ट के जो टाइम होते हैं आपके पास 1 मंथ या 6 जो भी मतलब 1 मंथ या फिर 20 डेज जो भी आपके पास बचें, उस टाइम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट जो है रिवीजन पे ध्यान दो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। पहले से आप जो 5 मंथ, जैसे मान लो 6 मंथ ही आपने, यदि आपके पास टाइम है और उस 6 मंथ में आपने टारगेट बनाया हुआ है कि आपको इस बार का नेट क्वालिफाई करना ही करना है, तो 5 मंथ यदि आपने सिलेबस, पूरा सिलेबस को कवर करने में आपने जो है थॉरो स्टडी में आपने यदि लगाया, तो 1 मंथ का जो टाइम है उसको रिवीजन पे लगाओ, ठीक है। रिवीजन पे और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करने में। तो इस तरह से यदि आप स्ट्रेटजी बना के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आई थिंक श्योर जो है आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे इसमें पहला जो पॉइंट दिया है कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवाइज ऑल द टॉपिक्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब ऐसा करो दोस्तों कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको कम से कम 2 से 3 बार जो है पूरे टॉपिक को आप रिवाइज कर सको, ठीक है। मतलब रिवाइज करने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन और हाईलाइट जो पॉइंटेड हैं, या बोल सकते हो कि जो आपने नोट डाउन किया हुआ है, उन्हीं चीज़ों को आपको जो है रिवाइज करना है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ ही चुका है, आपके नज़र में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उसको आपने हाईलाइट या अंडरलाइन कर ही चुका है, तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा। फिर उसके बाद जो है, जो थर्ड जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है कि बी कॉन्फिडेंट एंड टेंशन फ्री, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप को जो है अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे और टेंशन फ्री नहीं रहोगे, बहुत टेंशन लेकर के स्ट्रेस में, प्रेशर में आप यदि काम करोगे, तो वो अपना फुल एफिशिएंसी के साथ जो है, पूरे एनर्जी के साथ आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है पहले तो एकदम कॉन्फिडेंट रहो, चाहे कोई कितना हो, आपको जो है कुछ कहे कि तुम्हारे वश का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी, इस तरह की तमाम बातें बहुत बार होती हैं, लेकिन आप किसी से प्रभावित ना हो, आप खुद पे विश्वास रखो, खुद सोचो कि नहीं हमें करना है और कर लेंगे, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। अब दोस्तों हम लोग जो फिफ्थ के बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें जैसा कि दिया है कि फिक्स योर प्रायोरिटी ड्यूरिंग एग्जाम पेपर्स, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम पेपर जब आप देते रहते हो, उस टाइम पे भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें यदि आप पेपर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको पहला जो पॉइंट है क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले जो है उन सेक्शन या फिर क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना चाहिए जो कि कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, कर पाते हो। उसके बाद जो है आपको जो टफ क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं उधर बढ़ना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो फर्स्ट पेपर को, जो यदि यूजीसी नेट की हम लोग बात करें या फिर सेट एग्जाम की बात करें, उसमें जैसे सपोज करो मैथमेटिकल रीजनिंग दिया है या रीजनिंग दिया है, ठीक है, या फिर जो पैसेज रहता है, तो दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चन में या डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहता है, तो इन सब में यदि आप जाते हो तो उसमें आपका टाइम काफ़ी चला जाता है। जहाँ तक हमें लगता है, बाकी आप अपने विवेक के अकॉर्डिंग करें, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि जो लगता है कि वन टाइम में केवल आपको पढ़ के वो क्वेश्चन और तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उस तरह के क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो, तो सपोज करो 50 क्वेश्चन यदि हैं फर्स्ट पेपर में, तो उसमें से ऐसे आराम से 20-25 क्वेश्चन होंगे जिनको आप इजीली वन टाइम केवल देख करके आप उसका आंसर दे सकते हो। बाकी अब जो है जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि जिसमें टाइम काफ़ी लगना है आपको जो है, तो अब उन क्वेश्चन पे बढ़ो जो है आप, क्योंकि चूँकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है, कम टाइम में आपको जो है वो क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप चूँकि शुरू में यदि जो है उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रहेंगे, तो अब आपको जो है मतलब लेंदी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जो टाइम टेकिंग वाला जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप बाद में सॉल्व करो। उसके बाद जो है जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 50 क्वेश्चन में से बहुत बार लोग 40 क्वेश्चन ही, 35 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन ही जो है केवल अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो उसके ये बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। उस केस में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे या फिर JRF हो पाओगे या फिर नेट क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो इसलिए पूरे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करें। फिर जो इसमें जो सेकेंड जो पेपर की यदि बात करें हम लोग, तो दोस्तों एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। यदि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो है यदि आप बेल आइकन पर प्रेस कर देते हो, तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई अपने यूट्यूब पे वीडियो जो है कोई
अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। दोस्तों इस तरह के हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है ऑलरेडी मैं अपने वीडियो पे यूट्यूब पे जो है अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चाहो तो इस चैनल को, यदि आपको लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग सेकंड पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो हैं आपके सेकंड पेपर में भी उनको पहले उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, उसके बाद जो है हार्ड क्वेश्चन जो आपको लगते हैं तब आप उनको सॉल्व करो। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दोस्तों इसमें भी आपको देना ज़रूरी होता है। अब जो है इसके बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको आज का वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यदि आप करना चाहते हो तो किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।